नमस्कार साथियों। आज हम टैक्स इनवाइस के बारे में जो कि बिलिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है टैक्स इनवाइस क्यों हम बनाते हैं? टैक्स इनवाइस हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं या जो क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर जब भी बिल देगा उसको तो टैक्स इनवाइस करके देगा। टैक्स इनवाइस में जैसे टोटल अमाउंट या जीएसटी के साथ ये सब लगा रहेगा और कौन सा बिल रख रहे हैं, कितने नंबर का रख रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताया जाता है। तो मैं आप सब लोगों को टैक्स इनवाइस का एक फॉर्मेट बता देता हूँ जो हम बाद में चल के एक्सेल पर यूज करेंगे। मैं आप लोगों को टैक्स इनवाइस से रिलेटेड कुछ इसका फॉर्मेट बता देता हूं जिससे कि कभी भी आप लोगों को एक्सेल में टैक्स इनवाइस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जिससे कि आप लोगों के दिमाग में एक इमेज छप जाए कि ये टैक्स इनवाइस ऐसे बनेगा, एक्सेल में कैसे कैसे लिखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें किस तरफ रहेगी, ये जानना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लोग टैक्स इनवाइस बनाना सीखेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बिल दिया जाएगा या बिल के लिए जो भी प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले जो मान लीजिए एक्सेल का फॉर्मेट रहेगा, एक्सेल के फॉर्मेट में टैक्स इनवाइस पहले लिख लेंगे। टैक्स इनवाइस लिखने के बाद हम लोग इधर ओरिजिनल लिख लेंगे। अगर आप ओरिजिनल नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स इनवाइस में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी नेम लिखेंगे। पहले टैक्स इनवाइस के नीचे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कंपनी नेम लिखेंगे, जो कि थोड़ा ब्लैंक में रहेगा। ब्लैंक मतलब थोड़ा मोटा रहेगा, जो हमारा उसका टेक्स्ट रहेगा वो थोड़ा बोल्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी नेम रहेगा उसका एड्रेस भी होगा, कोई एड्रेस भी लिखेंगे। एड्रेस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड और स्टेट नेम, ये इतना चीज़ लिखेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर लिख देंगे कंपनी का। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कंपनी का जो लेटर हेड होता है उसका यूज कर सकते हैं। लेटर हेड आप लोगों को, जैसे कोई भी कंपनी अगर काम शुरू करती है तो एक लेटर हेड बनाती है जिसमें वो अपना एड्रेस सब कुछ अलग से पेपर रहता है, उस पर वो अपना कंपनी हर चीज़ छपी हुई दे देती है। उसका लोगो भी रहता है कंपनी का, ये सब रहता है लेटर हेड पे। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको लेटर हेड पे अपने दर्शा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखेंगे। जीएसटी नंबर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो भी पहले कॉन्ट्रैक्टर का जीएसटी नंबर लिखा जाएगा, जो कि मैं अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी हुआ हूँ। 2 अंक रहेगा, 2 अंक डिजिट जो रहेगा वो स्टेट कोड को दर्शाएगा। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर रहेगा इसका 10 अंक का। उसके बाद जो रहेगा हमारा 1 अंक रहेगा, जो कि किसी भी स्टेट के होल्डर मतलब पैन होल्डर का 1 अंक रहेगा। उसके बाद जो दो हमारा जेड रहेगा, ये जेड हमेशा रहता है। जेड मतलब डिफ़ॉल्ट सेट है कि इतने अंक के बाद या इतने डिजिट के बाद जेड आना ही है। उसके बाद एक चेक नंबर रहेगा, सम नंबर रहेगा या डिजिट रहेगा, ये हमारा रहेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं लास्ट डिजिट 5, ऐसे लास्ट डिजिट 5 लिख देंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल्स हो गया। उसके बाद क्या है, इनवाइस नंबर लिखेंगे। इनवाइस नंबर जो रहेगा वो हमारा रहता है, जैसे मान लीजिए अभी मई महीना चल रहा है, तो मान लीजिए अभी हम लोग पहला बिल रख रहे हैं और कंपनी ने अभी इससे पहले कोई और बिल नहीं रखा हुआ, तो इसका हम लोग इनवाइस नंबर लिख देंगे 01, मतलब 01 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 09। जो होता है जीएसटी में जो स्टेट कोड होता है वो यूपी का होता है, उत्तर प्रदेश का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनवाइस नंबर लिखेंगे जो हमारा होगा UP-01, उसके बाद ऑब्लिक 2025-26। ऐसे ही मतलब कंपनी का इनवाइस नंबर चलता जाता है। जैसे मतलब क्या है, मई में कोई दूसरा बिल रखा, उसके बाद उसके तीसरा रखा, तो यहाँ पे 01, 2, 3 होता चला जाएगा। उसके बाद इनवाइस डेट मतलब इनवाइस डेट यहाँ पे मैं लिखा हूँ 01/1 को मैं 5 लिख देता हूँ। 5 का लिखने का मतलब क्या है, मई महीना चल रहा है, मैंने अभी बिल समझ लीजिए अप्रैल के बाद मई में रखा है और इससे पहले कोई बिल नहीं रखा था, इसलिए मैंने 05/2025 लिख दिया। वर्क
मैंने आपको बताया था एक होता है WO, एक होता है PO। तो WO मतलब होता है वर्क ऑर्डर और PO होता है PO मतलब परचेज ऑर्डर। जो परचेज ऑर्डर रहता है वो परचेज ऑर्डर अमाउंट होता है उसका टोटल मतलब। तो ये वर्क ऑर्डर होता है। वर्क ऑर्डर में जैसे जो काम करना है, काम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो वर्क ऑर्डर में आएगी। और PO मतलब परचेज ऑर्डर अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट का बिल बन रहा है या कितना अमाउंट उस कंपनी ने काम करने के लिए दिया है, ये सब चीज़ें PO के अंतर्गत आती है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क ऑर्डर नंबर जब लिखेंगे तो इसमें वर्क ऑर्डर नंबर पहले से ही दिया रहता है। उसके बाद डेट मतलब जो डेट स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने का मतलब जैसे कि मान लीजिए 24 तारीख को ये वर्क ऑर्डर आया है तो यहाँ पे 24 लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए 22 लिखा हुआ है, 22/4/2024। तो इसका मतलब ये 22 तारीख को चौथा महीना 2024 में आया है। जबकि देखा जाए और काम इसका शुरू हुआ है मान लीजिए मई में, अभी मई में रिसेंटली 1 मई को शुरू हुआ है। तो इस हिसाब से जबकि काम यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते थे, जितना तारीख से दिया गया है उतना तारीख से कम स्टार्ट हो सकता है काम। उसके बाद कितने दिन तक का है, मान लीजिए 2 साल का है तो हम लोग यहाँ मई में 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग अपना 1 साल में कंप्लीट कर देंगे। ये चीज़ इसमें बताया जाएगा। अब उसके बाद क्या है, हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ आने का मतलब उसके राइट हैंड साइड में तो स्टेट लिखा जाएगा, स्टेट कोड लिखा जाएगा और रिवर्स चार्ज यस या नो में रहेगा। तो मतलब नो, कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। जैसे स्टेट हमारा यूपी हो जाएगा, स्टेट कोड हमारा यहाँ पे 09 है, 09 लिख देंगे। क्योंकि ये मैं अभी आप लोगों को बताया है GST नंबर जो रहता है स्टेट कोड का दो अंक रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेट यूपी, उसके बाद स्टेट कोड हो जाएगा 09 और रिवर्स चार्ज जो हो जाएगा यस या नो में नो यन। उसके बाद क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बायर या बिल टू पार्टी। मतलब इसका मतलब यह है जिससे हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो खरीद रहा है। खरीद होने का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी से लिया, क्लाइंट से लिया, क्लाइंट का यहाँ पे डिटेल्स डाला जाएगा। बायर या बिल टू पार्टी में क्लाइंट का डिटेल डाला जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, क्लाइंट कंपनी नेम, मिस्टर या मिसेज जो भी है, क्लाइंट कंपनी नेम लिखा जाएगा। उसके बाद क्लाइंट का टोटल एड्रेस रहेगा वो एड्रेस डाला जाएगा। एड्रेस डालने के बाद स्टेट डाला जाएगा। स्टेट डालने के बाद उसका GST नंबर डाला जाएगा। GST नंबर जैसे उसमें भी 2 अंक जो रहेंगे स्टेट कोड, उसके परमानेंट अकाउंट नंबर रहेंगे। उसके बाद एक नंबर जो टोटल होल्डर का रहता है, एक होल्डर का रहता है स्टेट का। उसके बाद एक जेट डिफ़ॉल्ट नंबर रहेगा और 5 जो है एक डिजिट रहेगा, ये इतना रहेगा। उसके बाद कंसाइन या फिर शिप टू पार्टी, यहाँ का भी मतलब यही है कि जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर नेम है वो कॉन्ट्रैक्टर का नेम, एड्रेस, ये सब चीज़ें रहेगा। अब उसके बाद आते हैं हम कौन सा बिल रख रहे हैं। बिल रखने का यहाँ पे जो रखा जाएगा नाम वो कॉन्ट्रैक्टर नेम ये पूरा रखा जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी जो इनवाइस बना के देगी क्लाइंट को या क्लाइंट किसी और को देगा, ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर क्लाइंट रहेंगे तो वो ऐसे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी नेम रखा जाएगा। उसके बाद कौन सा बिल दे रहे हैं, बिल पहला दे रहे हैं फर्स्ट RA बिल जो कि परमानेंट सेट का है। हम लोग जो ड्राइंग बनाए थे, ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें सीखे हैं वो सेट का था तो परमानेंट सेट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 डाल देंगे। सर्विस कोड, हर कंपनी का अपना अपना कोड होता है, उसी कोड के अंतर्गत वर्क ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे 995428 जो कि ये सर्विस कोड दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटेंशन शेड, जो हम लोग शेड का निर्माण कर रहे हैं वो शेड का नाम लिख देंगे कि हम लोग इस शेड का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद HSN या SAC, यहाँ 2 चीज़ें हो सकती है, HSN या फिर SAC, ये 2 चीज़ें लिख सकते हैं जो कि पहले से ही वर्क ऑर्डर में अपने मेंशन रहेगा कोड के हिसाब से, मैंने बोला। उसके बाद GST रेट, यहाँ पे GST रेट टोटल 18% लिख दिया गया है। इसका मतलब क्या है, मैंने इससे पहले बताया हुआ SGST और CGST एक ही राज्य के अंतर्गत लगने वाला जो कर रहेगा वो हमारा SGST और CGST दोनों का ऐड रहेगा जो कि हो जाएगा 18%। तो 18% ये हो गया। क्वांटिटी यूनिट रेट, इन सब से मतलब एज पर इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट, हम लोग इसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे वो उसके हिसाब से यहाँ लिखा रहेगा। उसके बाद अमाउंट है 40,09,414.61 पैसा, ये इतना रुपया इसका अमाउंट है।
उसके बाद हम लोग यहाँ बैंक डिटेल डालेंगे। बैंक डिटेल किसका डाला जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर का बैंक डिटेल डाला जाएगा, जो कि यहाँ पे बैंक नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, कौन सा अकाउंट है, करंट है, सेविंग है, ये डाला जिसका जाएगा। बिल हम लोग बनाएंगे उसी का ना डालेंगे? जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर जो बना रहा है बिल, वो उसका अक्सर करंट अकाउंट का ये सब चलता है। तो जो यहाँ मतलब कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसी का ना डालेंगे इसमें? कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग A/C अकाउंट टाइप जो है, इसका मतलब करंट या सेविंग, जो भी अगर करंट रहेगा तो अक्सर करंट रहता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर लोग रहते हैं उन लोगों का, तो करंट डाल देंगे। नहीं सेविंग होगा तो सेविंग डाल देंगे। उसके बाद IFSC कोड होता है। फिर ब्रांच, ब्रांच मतलब किस जगह वो, कौन सा बैंक है और किस जगह पे है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डालना रहता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड चीज़ें, जो टोटल यहाँ पे हमारा जो आया हुआ है 40,09,414.61, तो ये टोटल कर लिया। टोटल करने का मतलब इतना आ गया, टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स। जो अमाउंट ये है 40,09,414.61, ये हमारा बिफोर टैक्स है। अब CGST और SGST, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पर आप लोगों को बताया हूँ, यहाँ सीधे GST 18% लिख दिया है। तो इसका मतलब CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9% जाएगा, और SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास 9% जाएगा। तो टोटल ये अमाउंट हो जाएगा टैक्स का 7,21,694 रुपया 62 पैसा। नेट अमाउंट जो हो जाएगा टोटल, नेट अमाउंट मतलब GST और टोटल अमाउंट जो है इन दोनों को ऐड करके 47,31,109 रुपया 23 पैसा। अब मैंने अप्रॉक्सीमेट इसने मिला, मतलब राउंड नेट अमाउंट माना, इसको 23 पैसा है। अगर 50 पैसा से ऊपर होता तो इसको 1 रुपया मान लेता, लेकिन ये इसको 23 पैसा था, इसीलिए 109 रुपया ही रहने दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको नेट अमाउंट इन वर्ड, नेट अमाउंट इन वर्ड में लिख लेंगे, जैसे 47,31,199 ओनली, इतना रुपया ये हो रहा है। अब उसके बाद GST समरे, GST समरे जो है वो, अब हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने बोला GST समरे, GST समरे के अंतर्गत, GST समरे के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे जैसे HSN SAC, जो मैं आप लोगों को ऊपर बताया हुआ हूँ अभी यहाँ पे, कि जो इसका कोड होता है HSN या SAC, ये चीज़ है, ये लिखा हुआ है। और टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू जो है 40,09,414 रुपया 61 पैसा। इसका मतलब 40,09,414 रुपया 61 पैसा, इसी पर टैक्स लग रहा है, इसी वाले वैल्यू पर टैक्स लग रहा है। और CGST कितना लग रहा है? 9%। इसका अमाउंट हो गया 3,60,847 रुपया 31 पैसा। इसी तरह SGST लग रहा है 9%, 3,60,847 रुपया 31 पैसा, ये हो जाएगा। तो IGST यहाँ पे लिखा हुआ है। IGST मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, ये होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब ये है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, जबकि यहाँ पे देखा जाए सेम राज्य है, सेम राज्य है मतलब यूपी ही है, यूपी में ही सब काम हो रहा है, यूपी में ही सामान ले रहे हैं, यूपी में ही सामान दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ SGST और CGST लग रहा है। अब टोटल टैक्स अमाउंट हो जाएगा, दोनों का अमाउंट जुड़ जाएगा SGST और CGST का, तो 7,21,694 रुपया 62 पैसा हो जाएगा। यहाँ पे जो टोटल होगा, टोटल ये वैल्यू जो है टैक्सेबल वैल्यू वो उतना हो जाएगा। अमाउंट ये CGST का इतना है, SGST का इतना है, टोटल अमाउंट इतना है, ये हमारा पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर नेम, कॉन्ट्रैक्टर नेम लिख देंगे और ऑथराइज्ड सिग्नेचर। जो यहाँ पे ऑथराइज्ड बिलिंग का इंजीनियर होगा, कोई होगा, साइट इंचार्ज भी हो सकता है या कंपनी के ओनर हो सकते हैं, ये लोग इस पे साइन करके इसको बना देते हैं। बनाने का मतलब आगे बढ़ा देते हैं। टैक्स तब हम ले जाके टैक्स जमा करते हैं, क्लाइंट को हम लोग देते हैं चेक करने के लिए। तो इस प्रकार हम लोगों का टैक्स इनवाइस, एक मतलब मैंने दिमाग में इमेज बनाने के लिए ये सब चीज़ें बताई हैं। कैसे ये बनेगा मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट बता दिया है। अब मैं इसको जब एक्सेल पर बनाऊंगा तो आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।